नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स में द्विघात समीकरण पढ़े थे। द्विघात समीकरण के बारे में जाने थे कि कब कोई समीकरण द्विघात होता है। तो समीकरण के लिए हमने बताया था एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कि अगर बराबर दिखाई दे तो समीकरण है, और उसमें भी आपको अगर जो चर दिखाई दे रहा है, चर का मैक्सिमम अधिकतम घात अगर 2 दिखाई दे तो द्विघात समीकरण। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। यानी कि द्विघात बहुपद को जब शून्य के बराबर कर दें तो वही आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाता है। यानी कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप करने का तात्पर्य हो गया ax² + b + c = 0। आप अगर नए इस चैनल को व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि लगातार आपको वीडियोज के अपडेट मिलते रहें। आज अभी इस क्लास में हम लोग कुछ द्विघात समीकरण के कंसेप्ट के अनुसार यह जानेंगे कि कौन से समीकरण द्विघात होंगे या नहीं होंगे, जिसके लिए हम लोग एनसीईआरटी का 4.1 एक्सरसाइज को देखेंगे। उसमें पहला जो क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन में आपको समीकरण इक्वेशन दिए गए हैं। उस इक्वेशन में पहचानना है, आपको जांच करना है कि कौन से इक्वेशन द्विघात है, क्वाड्रेटिक है, और कौन से द्विघात क्वाड्रेटिक नहीं है। इसके अलावे दूसरा नंबर क्वेश्चन में कुछ वर्ड फॉर्मेशन क्वेश्चन दिए गए हैं, वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आपको क्वाड्रेटिक में बदलना है। तो आइए हम देखते हैं उसका क्वेश्चन। देखिए, आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, आपको जांच करके बताना है कि द्विघात है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो भी दिया जाता है इक्वेशन, अगर सॉल्व होने वाला है तो पहले उसको कुछ हम सॉल्व करके तब चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए a + b के होल स्क्वायर पर यहाँ पर ये एडजस्ट है, इसको तोड़ दिए a + b के होल स्क्वायर पर, तो x² यानी कि a² + 2ab यानी कि 2 × x × 1 + b² यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस माइनस माइनस 2 × 6 हो गया। तो यह हो गया x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 2x - 6। अब इधर भी देखिए 2x है, इधर भी देखिए 2x है, 2x है, 2x कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² + 1 इज इक्वल टू -6। -6 को इधर भेजेंगे तो +6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्या होगा, x² + 7 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ बराबर है, इसलिए समीकरण है, और इसमें चर का घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चर का अधिकतम घात बराबर 2, इसलिए समीकरण द्विघात है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका यह है, इसको आप सॉल्व करके चेक करेंगे। x² - 2x इज इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 × 6 माइनस माइनस प्लस 2x हो गया। और देखिए अब इसको इधर ला देते हैं, तो x² - 2x + 6 - 2x इज इक्वल टू 0। अभी हो गया x² - 4x + 6 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात हो गया, बराबर है, इसलिए समीकरण हो गया। यहाँ लिख देंगे कि चर का अधिकतम घात इज इक्वल टू 0, इसलिए समीकरण द्विघात है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह इतना दिया हुआ है, इसको चेक करेंगे। इसके लिए इसको सॉल्व करके देखेंगे। x से पहले मल्टीप्लाई करें, x × x + 1, फिर -2 × x + 1 इज इक्वल टू x × x + 3 -1 × x + 3। अब देखिए यहाँ पर तो x से आप मल्टीप्लाई करें तो x² + x -2x -2 इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई x² + 3x -x -3। ध्यान दीजिए x² इधर भी इधर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या बचेगा, x - 2x तो -x -2, यहाँ पे क्या बचेगा 2x - 3। फाइनली हमको यह देखने के बाद लग रहा है कि यहाँ पे बराबर है, तो यह समीकरण है, लेकिन x का घात कहीं पर भी 2 दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि समीकरण द्विघात नहीं है,
क्योंकि द्विघात नहीं है, क्योंकि चर का अधिकतम घात नॉट इक्वल टू, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है इतना, अब इसको सॉल्व करके देखेंगे कितना हो जाएगा। x इंटू 2x प्लस 1 फिर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू अब x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक, अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 गुना 6x माइनस प्लस माइनस 3 x से करें तो x स्क्वायर फिर 5x। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x तो माइनस 5x माइनस 3 फिर माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, यह x स्क्वायर या प्लस या माइनस घटा देंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे यहाँ चर का अधिकतम घात इज इक्वल टू 2, इसलिए समीकरण द्विघात है। अब देखिए अगला, देखिए यह समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके देखेंगे। 2x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। क्या हो जाएगा, 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3 6x माइनस 1 से करेंगे तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस 3, ये हो गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x प्लस 4x माइनस 5। अब इसको इधर कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यह x स्क्वायर को प्लस है, वो माइनस से घटा देंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 बराबर 0। यहाँ देखिए यह भी क्या है, अब यहाँ पर भी चर का अधिकतम घात 2, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण। अब देखिए अगला, यहाँ देखिए यह दिया गया है, इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अभी माइनस बी कर उसका तोड़ देंगे तो a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यहाँ देख एक्स स्क्वायर इधर भी समान पद है और समान चिन्ह है, दोनों बराबर के दो तरफ है, इसलिए कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इधर कर दे तो प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 7x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ देखिए चर का अधिकतम घात 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है तो a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b तो 3 हो गया, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर b यानी कि 2 हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर तो 3 हो गया, a हो गया और b स्क्वायर हो गया, और प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x से x स्क्वायर में करेंगे तो 2x क्यूब हो गया, फिर 2x से 1 में करेंगे तो माइनस 2x हो गया। अब देखिए इसको हल करते हैं, x क्यूब प्लस 3 गुना 6x स्क्वायर हो गया, फिर 3 और 2 का स्क्वायर 4 3 12x हो गया, फिर 2 का पावर 3 में 2 गुना 4 गुना 8 हो गया बराबर 2x क्यूब माइनस 2x हो गया। और देखिए यहाँ पर इसको इधर कर दीजिए तो क्या होगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस 2x क्यूब यानी कि x क्यूब का चिन्ह माइनस है, x क्यूब का चिन्ह प्लस, क्या कर देंगे घटा देंगे,
क्या होगा माइनस एक्स क्यूब, या एक्स स्क्वायर और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर और 12x और 2x कितना हो जाएगा प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। यानी कि चर का एकम घात 3 है, इसलिए समीकरण तो है लेकिन द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला इसका, देखिए यहाँ पर यह जो दिया गया इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब है, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, ए क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस 2 का पावर 3। क्या होगा अब देखिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब 3 दूना 4 एक्स स्क्वायर, फिर 2 दूना 4 दूना 12 एक्स माइनस 2 दूना 4 दूना 8। इसको देखिए अब यहाँ पे एक्स क्यूब इधर भी एक्स क्यूब इधर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको इधर लाइए प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक प्लस है वो माइनस से घटा देंगे, बड़ा में छोटा को तो 6 में 4 जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x तो माइनस 13x हो गया, प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 हो गया बराबर 0। यहाँ पे x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है, इसलिए द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमको दूसरा नंबर क्वेश्चन जो करना है, या तो पहला नंबर क्वेश्चन था जिसमें आपको दिया गया था पहले से एक समीकरण, आपको केवल चेक करना था, चेक करके बताना था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। और द्विघात समीकरण हमने चेक कर लिया। द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है, समीकरण होगा जब बराबर का चिन्ह होगा, और चर का घात यदि 2 होगा तो द्विघात समीकरण होगा, बस यही चेक करना है। अगला जो क्वेश्चन है वह एक शाब्दिक क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें आपको प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न के अनुसार जो बात दी गई है उससे आपको एक समीकरण बनाना है। कैसा समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो कैसे कैसे प्रश्न दिए जाते हैं, तो आयु से संबंधित, आपको ट्रेन गाड़ी से संबंधित दिए जाते हैं प्रश्न, संख्या से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं, किसी खेल में आने वाली सामग्रियों से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। इन सभी प्रश्न को हम पढ़ते हैं, पढ़ करके और उसका काम करते हैं। सबसे पहले इसको हल करने से पहले आप जान लें कुछ कि कैसे हम इसका समीकरण बनाते हैं। जब भी हमको कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया जाता है तो पहले हम यह देखते हैं कि उस प्रश्न में हमें निकालना क्या है। जिस टर्म को निकालना होता है तो वह आपको ज्ञात करने वाली राशि यानी कि चर राशि वह आपको पता नहीं है, तो उसको किसी चर के द्वारा आप निरूपित कर लेते हैं, उसको किसी चर के रूप में आप मान लेते हैं, और मानने के पश्चात उससे संबंधित जो बातें प्रश्न में कही जाती है उससे संबंधित हम अपने से उस प्रश्न के अनुसार एक समीकरण तैयार करते हैं। अंततः आपको एक समीकरण मिल जाता है, जो द्विघात समीकरण हो, रैखिक समीकरण हो, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, जैसा भी हो वह प्रश्न के अनुकूल आपके सामने आ जाता है, जिसे हल करके उसका रिजल्ट हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे समीकरण को बनाएंगे। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है द्विघात समीकरण बनाना है, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम है या शाब्दिक क्वेश्चन है, इसकी सहायता से हमको द्विघात समीकरण बनाना है, एक समीकरण तैयार करना है और समीकरण को हल करके हमें उसका रिजल्ट प्राप्त करना है। जो अनडिफाइंड टर्म्स हैं उसको डिफाइन करना है कि क्या होगा। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे हमने बताया था कि समीकरण कैसे हम लोग बनाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यह देखेंगे कि उसमें हमको निकालना क्या है। जो निकालना होगा वह अज्ञात हो गया, अज्ञात को हम किसी चर राशि के रूप में मान लेते हैं और उसी के अनुसार प्रश्न में हम काम करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके लिए हम सीधे प्रश्न के अंत में आते हैं। देखिए कि हमको यहाँ क्या ज्ञात करनी है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर करेंगे क्या बताइए, यहाँ पर हम मान लेंगे कोई चर राशि, माना कि भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई
बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। इसके बाद अब देखिए यहां पर यह हमको निकालना तो हमने मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार हमको इसके बाद काम करना है। यानी क्या कह रहा है सोदी, कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 दिया हुआ है। यह क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमने लंबाई चौड़ाई जो माना है इससे भी एक क्षेत्रफल निकलेगा। हम जानते हैं, नीचे क्लासों में पढ़े हुए हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी यहां पर लिखेंगे भूखंड का लंबाई हो गया x, चौड़ाई हो गया y, इसलिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई हो गया x और चौड़ाई हो गया y। यह हो गया x y, x मीटर y मीटर, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। यह हो गया क्षेत्रफल जो हम माने हैं उसके अनुसार। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या दिया हुआ है। प्रश्नानुसार दिया हुआ है, प्रश्नानुसार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। यह प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल इतना है और हमने जो माना उसके अनुसार क्षेत्रफल इतना है, तो दोनों तो एक ही भूखंड के लिए कह रहा है, यानी कि x y बराबर 528 हो जाएगा। इस भूखंड के क्षेत्रफल को अब यहां पर हम रख देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा x y बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यह भी क्षेत्रफल का परिमाण है, यह भी क्षेत्रफल का परिमाण है और दोनों एक ही तरह के क्षेत्रफल का परिमाण है। तो दोनों आयताकार भूखंड का परिमाण है, यानी कि हम निकाले तो x y और प्रश्न कह रहा है 528 और दोनों एक ही खंड का है तो x y 528 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए इसको हम कर देते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई से दुगुने से, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। कौन? लंबाई। यानी कि लंबाई निर्भर कर रहा है किस पर? चौड़ाई पर। कैसे निर्भर कर रहा है? तो चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा। यानी पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर 2 गुना चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई का 2 गुना हो गया और इससे एगो ज्यादा। अब देखिए लंबाई कितना है, लंबाई माने है x, 2 गुना चौड़ाई कितना है, चौड़ाई माने है y और प्लस 1। अब यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब x का मान इतना आया, अब इस मान को उठा करके हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, यहां पर x के जगह पर रखेंगे 2y प्लस 1 और y हो गया इज इक्वल टू 5 to 8 528। अब यहां देखिए y से गुना करेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 528। अब ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए क्या यह समीकरण है, तो समीकरण है। क्यों? क्योंकि बराबर हमें दिखाई दे रहा है। क्या यह द्विघात समीकरण है, तो है। क्यों? क्योंकि यहां पर चर है y और y का अधिकतम घात है 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण भी है। प्रश्न हमारा क्या था, प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए, प्रश्न कह रहा है कि
निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमारा यही द्विघात समीकरण हो गया इस स्थिति के लिए, इस प्रश्न के लिए। अभी आगे हम लोग इसको हल करना सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करना कोई भारी बात नहीं है, आप चाहे तो इसके बाद हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं? तो जैसे आपने द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकाला था, शून्यक निकाला था, और शून्यक का जो मान आया था, सेम वही प्रोसेस करना है आपको। जब इसको आप शून्यक का मान निकालेंगे तो y के दो मान प्राप्त होंगे। उन दोनों y के मानों को लाकर के यहाँ पे रख देंगे तो x का मान आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हमको यहाँ पर पढ़नी है। तो आप चाहे तो गुणनखंड विधि के द्वारा जैसे शून्यक निकालते हैं वैसे आप x और y का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो आगे जब हल करने का तरीका बताएंगे उससे हम इस बात का गणना करेंगे। लेकिन अभी जो तत्काल में क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार आपका आंसर यहीं पर समाप्त हो जाता है, इससे ज्यादा हमको नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्पष्ट दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण के रूप में निम्नलिखित स्थिति को व्यक्त करना है, जो कि हमें प्राप्त हो चुका है। 3 और प्रश्न है, उसको भी देखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। कुछ बातें यहाँ पर समझनी है। यहाँ पे कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्रम जोड़ आगत। यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, अ जोड़ अ मिलकर के आ होता है। क्रम मतलब होता है सीक्वेंस, यानी कि एक टर्म के बाद जब दूसरा आता है उसको क्रम कहते हैं। और आगत मतलब आने वाला, यानी कि लगातार 2 संख्या एक के बाद जब दूसरा आते हैं तो उसको क्रमागत हम कहते हैं। और धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत धनात्मक का मतलब क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर 0 के बाद इधर राइट साइड में जो आएगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा। यानी कि 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया, 15 के बाद 16 आया, 20 के बाद 21 आया, तो यह क्रमागत संख्या है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर हमको एक संख्या मिलेगा तभी हम अगला संख्या बता सकते हैं। जैसे अगर हमको 15 दिया जाएगा तब हम क्रमागत अगला धनात्मक पूर्णांक बता सकते हैं, यानी कि 15 जोड़े यानी कि 16। अगर हमको 50 दिया जाएगा तब हम 50 जोड़े यानी कि 51 बता सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने के लिए हमको एक संख्या को, एक धनात्मक पूर्णांक को पहले मानना पड़ेगा, तब हम दूसरा पूर्णांक ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह की बात आती है। एक हो गया कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, सीधा यह पूछेगा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। एक आपसे पूछा जाएगा क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक। और एक आपसे पूछा जाएगा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। यह 3 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर यह भी तो अज्ञात है ना, अभी आप तो जानते नहीं कि क्या आएगा, तो हमको पहला टर्म पहले लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहला मान लेंगे x, पहला मान लेंगे x। तो क्रमागत है तो 1 का ही अंतर होगा, जैसे 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 ऐसे बढ़ेगा। तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1। तो अगर हमको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछा जाएगा तो 2 पूछा जाएगा तो एक x हो जाएगा और एक तो x + 1 हो जाएगा। 3 पूछा जाएगा तो फिर इसी में 1 जोड़ देंगे, यानी कि अब क्या होगा, x होगा, x + 1 होगा, x + 2 होगा। ऐसे ही 2, 3, 4 जितना भी पूछा जाएगा तो पहले तो हम x ही मानेंगे, उसके बाद 1 जोड़ते चले जाएंगे, आपको क्रमागत संख्याएं मिल जाएगी। अगर क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक पूछता है तो इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि सम कैसे मिलता है। तो सम मिलेगा पहले 0, 2, 4, 6। यहां देखिए प्रत्येक 2 लगातार सम संख्याओं के बीच, 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। यानी कि पहला जो आप सम संख्या लेते हैं उसके बाद क्रमागत दूसरा सम संख्या प्राप्त करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर 2 अंक जोड़ना पड़ रहा है। यानी कि 0 के बाद 2 आएगा तो कैसे मिलेगा, 0 + 2 तब आएगा 2 के बाद 4 आता है सम तो कैसे मिलेगा, 2 + 2 तब आएगा 4 के बाद 6 रहा तो कैसे मिलेगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तब आएगा 6। यानी कि अगर हमको एक संख्या प्राप्त हो सम, तो अगला सम संख्या कैसे प्राप्त होगा, तो उसमें जस्ट 2 जोड़ने पर हमको अगला सम संख्या मिलेगा।
तो अगर क्रमागत सम संख्या पूछा जाता है तो इसमें भी पहला सम संख्या हम x ही लेंगे, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है। लेकिन अगला सम संख्या कैसे क्या करेंगे, तो उसमें 2 जोड़ देंगे, x प्लस 2, यानी उसके बाद अगला क्या आएगा, x प्लस 4, यानी कि 2-2 के अंतराल पर आएगा, इसलिए 2-2 जोड़ते जाएंगे। फिर क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक की बात है, तो विषम कैसे आता है, 1, 3, 5, 7 ऐसे आएगा। आप देख लीजिए कि प्रत्येक विषम पूर्णांकों के बीच कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर तो पहले तो आप लीजिएगा ना, हमको पता नहीं है तो पहला हम एक चर संख्या लेंगे, x ले लिए, और फिर अगला कैसे आएगा, तो 2 के सीक्वेंस पे अगला विषम पूर्णांक हमें प्राप्त होगा 2 जोड़ने पर। जैसे 1 ले लिए तो 3 कैसे प्राप्त होगा, जब 1 में 2 जोड़ेंगे तब प्राप्त होगा। फिर 3 ले लिए तो 5 कैसे प्राप्त होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तब प्राप्त होगा। यानी कि अगर x ले लिए तो हम अगला क्या लिखेंगे, x प्लस 2, उसके बाद अगला क्या लिखेंगे, x प्लस 4, इसमें 2 जोड़ देंगे। इसके बाद अगला क्या आएगा, x प्लस 6, यानी कि क्रमागत 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, कुछ भी हम क्रमागत लिखते हैं तो 2-2 हम जोड़ते जाएंगे। अब यहां पर देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां पर सम धनात्मक पूर्णांक में भी हम यही टर्म लिखे हैं और इसमें भी यही टर्म लिखे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहला तो हमको पूर्णांक पता नहीं है, तो पहला तो हम एक नंबर अपने से लेंगे ही लेंगे जो कि अनडिफाइंड होगा। अब x ले लिए, तो अगर सम की कहता है तब भी हम x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, या सम के लिए भी ले सकते हैं, विषम के लिए भी ले सकते हैं। यहां देखिए तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि आप देखिए कि प्रत्येक 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच या विषम संख्याओं के बीच 2 का ही अंतर है, इसलिए अगर सम धनात्मक पूर्णांक कहता है तब भी 2-2 ही जोड़ते जाएंगे, और विषम कहता है तब भी 2-2 ही जोड़ते जाएंगे, है ना। यानी कि यहां पर यह दोनों के लिए सम या विषम कुछ भी कहता है तो क्रमागत 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए, 3 धनात्मक पूर्णांक के लिए अगर संख्या लेते हैं तो पहला x लेंगे, उसके बाद x प्लस 2 लेंगे। थोड़ा सा फिर से समझेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमने पहला संख्या दिया हुआ है 16, सम लिया, तो अब इसके बाद क्रमागत सम संख्या दूसरा क्या आएगा, 18, कैसे आया, तो 16 में 2 जोड़े तब आया। तो अगर यही 16 अगर x रहता तो यह 18 कैसे आएगा, x प्लस 2 से आता। इसके बाद क्रमागत क्या आएगा, 20, तो अगर यह x प्लस 2 है तो यह कैसे आएगा, x प्लस 4। यही चीज विषम के लिए अगर हम समझे, जैसे 5 हमने ली पहला, फिर 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, फिर क्या आएगा, 9 आएगा, फिर क्या आएगा, 11 आएगा। तो अब क्रमागत संख्या के लिए जब हम ले रहे हैं, हमको दिया नहीं गया, हमको उसको निकालना है, तो पहला तो हम x ही लेंगे, तो हम इसको अगर x ले लेते हैं तो 7 को क्या लिखेंगे हम, x प्लस 2, तो 9 को क्या लिखेंगे हम, x प्लस 4। यानी कि सम हो चाहे विषम हो, यह क्रमागत जो भी संख्या आ रही है यह 2 के अंतराल पर ही आ रही है ना। तो यहां पर प्रत्येक संख्या में वहां पे 2 जुड़ता चला जाएगा, यहां पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि क्रमागत संख्याएं लगातार आने वाली संख्या, इसके बीच का अंतर 1 होता है। इसको हम एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, सब क्रमागत संख्या है। अगर हम इसको x लेते हैं तो x में 1 जोड़ेंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा, ऐसे हो गया। यहां पर क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक लेना है तो x लेंगे, और सम के पूर्णांक के बीच 2 का अंतर होता है, और क्रमागत विषम पूर्णांक के बीच भी 2 का अंतर होता है। तो अगर पहला को हम कोई चर अपने मन से मान लेते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो कभी भी हम कोई टर्म नहीं जानते हैं तो आपको बताया गया है कि अज्ञात राशि के लिए अज्ञात राशि को हम चर कहते हैं, और कल्पना के तौर पर हम अंग्रेजी अल्फाबेट का बाद वाला 13 अक्षर में से कोई एक कल्पना करते हैं, दैट मीन्स एक्स वाई जेड, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने एक टर्म x ले लिया, तो अगला टर्म में 2 जोड़ेंगे तब हमको मिल रहा है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे यानी कि x प्लस 2 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, इसी तरह से इसमें 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 2, x प्लस 4। तो यहां पर ऐसा नहीं समझेंगे कि यह सम है इसलिए 2 4 जोड़ रहा है, यहां पर ऐसा बात नहीं है। सम में भी और विषम में भी 2 का अंतर होता है, क्रमागत 2 संख्याओं के बीच में जितना का अंतर होगा उतना ही जोड़ करके हम अगला टर्म प्राप्त करेंगे। जैसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के बीच 1 का अंतर होता है तो अगली संख्या
को हम प्राप्त करने के लिए एक जोड़ते जाते हैं। सम और विषम में भी 2 का अंतर होता है, इसलिए अगली संख्या को प्राप्त करने के लिए हम 2 को जोड़ते जाएंगे। तो यहां पर हमको दिया हुआ है प्रश्न में 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? तो पहले एक हम मानेंगे, जानेंगे, तब दूसरा निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x। क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। अब यही अगर सम रहता चाहे विषम रहता, यहां पर लिखते प्रथम सम धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो क्रमागत दूसरा सम धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 2। चाहे यह विषम के लिए भी रहता तो x प्लस 2 ऐसे लिखते हैं। इसी 3 तरह के क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाएंगे। वह 2 दिया जाएगा, 3 दिया जाएगा, 4 दिया जाएगा। तो जब भी सम की बात होगी तो 2-2 जोड़ते जाएंगे, जब भी क्रमागत की बात होगी तो 1-1 जोड़ते जाएंगे। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है? देखिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है ना। तो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। तो एगो पूर्णांक है x और एगो पूर्णांक है x प्लस 1 बराबर 306। अब x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। यही आपका देखिए द्विघात समीकरण हो गया। बराबर है तो समीकरण है, इसमें चर का घात अधिकतम 2 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको आप हल कर लेंगे। जैसे आप गुणनखंड के द्वारा एक विधि जानते हैं, वैसे इसको हल करके द्विघात बहुपद में आप लोग पढ़े हुए हैं, वैसे इसका शून्यक निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा, फिर x में 1 जोड़ देंगे तो आपको दूसरा पूर्णांक हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यह आयु से संबंधित है। यहाँ पर आपको बताए हमेशा किसी भी क्वेश्चन में जिसको आपको निकालना होगा पहले उस टर्म को देखिए कि निकालना हमें क्या है। जिसको निकालना होगा उसको पहले हम अपने अनुकूल किसी चर राशि के द्वारा व्यक्त कर लेंगे। उसके पश्चात क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार जो बात दी गई होगी उसके अनुसार बात को हम आगे बढ़ाएंगे, अंततः हम रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। माँ बड़ी है किससे? रोहन से। कितना? 26 वर्ष। यानी कि रोहन की माँ का उम्र तभी हमें पता चलेगा जब हम रोहन का उम्र जान पाएंगे, है ना। इसके बाद उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, जब भी पश्चात कहेगा, बाद कहेगा, तो वह अभी से बाद की बात होगी, यानी कि फ्यूचर की बात होगी, भविष्य की बात होगी। और पूर्व कहेगा, पहले कहेगा तो अभी से पहले की बात होगी, यानी कि अतीत की बात हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन का आयु ज्ञात करना है, यानी कि हमें निकालना यहाँ पर क्या है? रोहन का आयु। तो जैसे हमने बताया उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा? पहले रोहन की आयु को किसी चर राशि को अपने अनुकूल मानेंगे। यह मानना जो है, यह x y z आप कुछ भी मान सकते हैं, आपको अपने अनुकूल काम करना है। तो क्या करेंगे बोलिए? लिखेंगे माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है। अब प्रश्न से काम करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? तो रोहन से। यानी कि रोहन की मां की आयु बराबर, बड़ी है तो उम्र जुड़ेगा, यानी कि अगर कहने का मतलब कि हम कहते हैं कि हम आपसे 3 वर्ष बड़े हैं तो आपकी उम्र में 3 जोड़ा जाएगा तब हमारा उम्र प्राप्त होगा। वैसे यहाँ पर रोहन की माँ का उम्र हमको दिखाना है, तो रोहन की उम्र में जब 26 जोड़ेंगे तब रोहन के माँ का उम्र मिलेगा। तो प्रश्न से रोहन के
माँ की आयु बराबर x प्लस 26, यानी कि रोहन की आयु x है तो 26 जोड़ देंगे तो हमको रोहन की माँ की आयु प्राप्त हो जाएगी। यह हो गया। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल किसमें, वर्ष में, कब, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यहां पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से 3 वर्ष बाद या पश्चात आप लिख सकते हैं। क्या होगा, उन दोनों के आयु का गुणनफल कितना है, 60 है। किनका किनका, तो रोहन की आयु गुना मां की आयु। किसके मां की आयु, तो रोहन के मां की आयु। इन दोनों का गुणनफल कितना, 360। अब देखिए 3 वर्ष बाद का बात है तो वर्तमान में अगर मान लेते हैं कि हम 30 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष के बाद कितने हो जाएंगे, 30 + 3 यानी कि 33 हो जाएंगे। वैसे ही वर्तमान में यह रोहन की आयु वर्तमान में है। आप चाहें तो यहां पर लिख भी सकते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु यानी कि अभी की आयु, तो रोहन की आयु अभी x है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 3, ठीक है। और रोहन के मां की आयु x + 26 है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 26 + 3 बराबर 360, यानी कि जो अभी है उसमें 3 इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए यहां पर यह कितना हो गया, x + 3 × x + 29 और बराबर 360। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुना की, x से पहले दोनों में x × x, x², x × 29, 29x। चूंकि सबका चिन्ह प्लस है इसलिए ज्यादा आपको कष्ट नहीं होगा, माइनस रहता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। फिर प्लस 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 3 से x में करेंगे 3x और 29 × 87 = 360। अब देखिए x² + 29 और 3 दोनों प्लस में है, पद समान, चिन्ह समान तो क्रिया जोड़ का, 29 × 3 32x + 87 + 360 इधर आएगा तो -360 बराबर 0। x² + 32x घटा दीजिए, 10 में 7 जाएगा 3, 5, 15 में से 8 जाएगा 7 और 2, बड़ा का चिन्ह यानी कि माइनस बराबर 0। यह आपका हो गया टर्म, ठीक है। तो इस तरह से यहां देखिए यह जो हमें प्राप्त हुआ बराबर है तो समीकरण है और इसमें शामिल चर यानी कि अज्ञात राशि कौन है, x, उसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो समीकरण है वो अभी कैसा, द्विघात, यानी कि द्विघात समीकरण में हमने इसे बदल दिया, जो हमको चाहिए था वह मिल गया। अब इसके बाद चाहे तो गुणनखंड विधि आप एक पढ़े हुए हैं, इसको हल करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आगे हम लोग हल करने का विधि और भी हम लोग को जानना है। तो देखिए एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, यह दूरी और चाल से संबंधित है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक वह समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है, तो रेलगाड़ी की चाल, एक समान चाल जिससे वह चल रही है। तो हमारा काम क्या होगा, जो हम करते आए हैं, क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। यह हो गया रेलगाड़ी की समान चाल। अब इस समान चाल से वह कितना दूरी तय कर रहा है, 480 किलोमीटर का, और उसी दूरी को है ना तय करने में वह 3 घंटा अधिक समय लेता है। कब, जब उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है। तो आप जानते हैं कि अगर हमारा स्पीड कम हो जाएगा, चाल कम हो जाएगा, तो दूरी को तय करने में हमको समय ज्यादा लगेगा, है ना। अगर चाल बढ़ा दिया जाएगा तो दूरी को तय करने में समय कम लगेगा। अगर यही कहता कि उसकी चाल 8 किलोमीटर अधिक होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक नहीं होता, यहाँ पर कुछ और समय होता और वह यहाँ पर क्या होता, कम समय लेता।
उतना कम समय लेता है जो भी समय होता है। अब देखिए, अब प्रश्न के अनुसार हमको काम करना है, तो यहां पर लिखेंगे रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तय दूरी बराबर कितना 480 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर दूरी और चाल आया है और हमको समय निकालना है। तब यहाँ पर एक हम लोग सूत्र लगाएंगे जो वर्ग 9 में हम लोग पहली बार पढ़े थे, उसके नीचे भी 7वीं कक्षा में हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब देखिए यहाँ पर, अब चाल बराबर दूरी बटा समय से, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी और बटा चाल। या कैसे हो गया? तो समय भाग में इधर जाएगा तो गुना में, फिर चाल गुना में इधर आएगा तो भाग में हो गया, यह हो गया। अब देखिए आपको चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, तो समय निकाल लीजिए। इसलिए हम लिखेंगे इस स्थिति के लिए समय हम मान लेते हैं यहाँ पर, चूंकि 2 समय मिलेगा इसलिए इसको हम T1 मान लेते हैं। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा? दूरी कितना देखिए 480 और चाल कितना x, यानी कि यह तब समय है जब ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रहा है और दूरी 480 किलोमीटर तय कर रहा है। अब एक और समय निकलेगा। कौन समय निकलेगा? जब चाल में कमी हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पुनः प्रश्न से 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर रेलगाड़ी की चाल बराबर, तो पहले था x, 8 कम हो गया तो क्या हो जाएगा? x माइनस 8। और देखिए, और अब क्या है यहाँ पर दूरी कितना है? तो दूरी में कोई बदलाव नहीं, वही दूरी तय करना है। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 480 किलोमीटर। अब समय निकालेंगे, इसलिए समय T2 बराबर, तो फिर वही होगा दूरी बटा चाल। दूरी कितना हो गया? 480 और आपका चाल कितना हो गया? x माइनस 8। अब यहां पर समझना है, ध्यान दीजिए। यहां कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता। किस दूरी को तय करने में? 480 को। कब? जब उसका चाल 8 कम हो जाता। चाल 8 कम हो जाता तब यह समय लेता। यानी कि प्रश्न से हम लिख सकते हैं कि किसका समय किससे ज्यादा होगा। तो यहां पर अभी पहले आपको निर्धारित करना होगा कि कौन समय ज्यादा लग रहा है और कौन समय कम लग रहा है। तो इसमें बताइए कि यहां पर चाल है x, दूरी 480 ही है। यहां पर चाल घट गया, तो चाल घट गया तो इसका समय बढ़ जाएगा। कितना? तो 3 घंटा। यानी कि यह T2 जो है T1 से ज्यादा समय लेने वाला है। T2 जो है T1 से ज्यादा समय लेने वाला है। और प्रश्न कह रहा है कितना ज्यादा ले रहा है? 3 घंटा। तो प्रश्न से हम लिखेंगे T2 बराबर T1 प्लस 3। T2 बराबर T1 प्लस 3। यह कमी या अधिकता इस समय की मॉनिटरिंग करने के बाद हम निर्धारित करेंगे। तो यहां पर T2 बराबर T1 प्लस 3, यानी कि इसका जो समय है वह इससे 3 घंटा ज्यादा होगा। अब देखिए आपको T2 का मान कितना हो गया? 480 बटा x माइनस 8, और यह इधर आएगा तो माइनस, और T1 का मान कितना? 480 अब बटा कितना? x बराबर इधर बच गया 3। अब इसको हल करेंगे। यहां देखिए, अब x माइनस 8 और x का लघुत्तम निकालेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। x से 480 में गुना करते हैं, ये हो गया 480 x। फिर x से x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 बचेगा। अब x माइनस 8 से 480 में गुना कर देंगे तो माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए, यह हो गया 480x
माइनस गुना कर लीजिए 480x माइनस माइनस प्लस 8 गुना 480, तो 8 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर 8 है 64 का 4 हाथ लगा 6, 8 चौका 32 है 6 38। ठीक है, फिर यह भाग में इधर आएगा तो गुना में बराबर 3 से गुना हो जाएगा तो 3 इंटू एक्स माइनस आर। 480 से 480 कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा यहां 3840 बराबर 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इनवर्टेड 24x। अब प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। अब देखिए यह बराबर है तो समीकरण हो गया, और यहाँ पे चर का घात 2 है इसलिए द्विघात समीकरण हो गया। फिर यहाँ पर और देखेंगे कि 3 जो है सबके गुणनखंड में शामिल है, तो आप चाहें तो यहाँ पर कमन भी लेकर के उस कमन को बाहर आप निकाल सकते हैं। तो 3 कमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, कमन लेने का मतलब भाग देना होता है, फिर इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 गुना 6, 2 बचेगा 24, 3 बटे 24 0 बराबर 0। यह गुना में इधर आएगा तो भाग में थे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो यह आपका द्विघात समीकरण आपको मिल गया। आप चाहें तो इसको हल करके और x का मान निकालेंगे, वही रेलगाड़ी का समान चालू हो जाएगा। तो इस तरह से अभी हमने इस क्लास में यह जाना कि दिए गए समीकरण में कैसे हम पहचानेंगे कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है। इसके अलावा अगर कोई समीकरण हम बनाते हैं तो समीकरण को कैसे हम द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करेंगे दिए गए शाब्दिक रूप को, यह हम लोग इसके माध्यम से जानेंगे। अब अगले क्लास में हम इसमें जानेंगे कि कैसे, यानी कि द्विघात समीकरण का हल हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए 3 विधियां हैं जो कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में जरूर उसको देखें कि द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं। धन्यवाद।